हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हामिद खान। सीजीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। खासकर अब समय कम है आपके पास, लेकिन आंसर राइटिंग अभी भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। पाथ आइस एकेडमी ने पेपर वाइज फुल टेस्ट की लेंथ में एक सीरीज लॉन्च किया है जो आप देना शुरू कर सकते हैं। इसका शेड्यूल आप हमसे मांग सकते हैं और जिस तरह से पीएससी आपको एग्जाम लेती है उसी मॉडल पर इसको डिजाइन किया गया है। फुल टेस्ट आप दें और जरूर प्रैक्टिस करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज अब दिन कम रह गए हैं आपके पास। 16, 17, 18, 19 मई को आपका एग्जामिनेशन है, बट स्टिल आपके पास महीने भर का समय है। तो मैं कुछ बिंदुओं पर चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग अभी भी आपके पास टाइम है, उसको ठीक करने का ऑप्शन है। एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, पीएससी के जो एग्जाम को चेक करने वाले लोग हैं वो बेसिकली क्या चाहते हैं आपसे और किस चीज के लिए वो आपको मार्क्स देते हैं नहीं देते हैं। कुछ बच्चों की कॉपी है जिसमें आंसर पूरा लिखा है लेकिन मार्क्स 0 आए हैं। आपके पास बहुत कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये गंभीर मामला है। कई जगह आपको लग रहा है कि सर मुझे नंबर कम दिए गए, नंबर क्यों आए, आपको रीजन नहीं समझ में आता। तो इसके लिए फिलहाल मेरी ओर से है कि आप पाथ आइस एकेडमी के रायपुर या बिलासपुर कैंपस में आकर आप मिल सकते हैं हमसे, टीचर से बातचीत कर सकते हैं कि मेरे नंबर क्यों आए सर, कोई कारण बता दीजिए ताकि मैं इम्प्रूवाइज कर सकूं और मुझे आंसर्स में क्या डालना चाहिए वो भी आप मिलकर कर सकते हैं बातचीत। इफ यू हैव आरटीआई कॉपी तो आरटीआई कॉपी लेकर आइए, नहीं है देन इट्स ओके। जो आप अभी एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो लेकर कम से कम हमारे साथ बैठ जाइए, एनालिसिस कीजिए। हम तो कॉपी चेक करके दे रहे हैं और आपकी कॉपी पर ये जरूर हम मार्क करते हैं कि आपको हमने 4 में से 1 नंबर क्यों दिया, 3 नंबर और क्यों नहीं आए। उसका रीजन पाथ आईएएस के कॉपी चेकिंग में मेंशन होता है और आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है, पर्सन टू पर्सन साथ में बैठकर किया जाता है। ये तरीका है पाथ आइस एकेडमी में कॉपी चेकिंग का। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि जब आप आंसर लिखते हो तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर उसमें हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, एंड देन उसके साथ हमारे पास डालने के लिए करेंट अफेयर्स का कोई भी रिलेटेड चीज, मे बी फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई अपडेटेड चीज है, वो हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं। और इन तीनों का मिलाकर जब आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, एनालिसिस करते हो तो वो आपका मेंस का आंसर तैयार होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हम बात करें कि थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि नक्सलिज्म एक टॉपिक है और नक्सलिज्म एक कॉन्सेप्ट भी है, इज्म है तो आइडियोलॉजी, विचारधारा। अब ये कॉन्सेप्ट है, आपने समझा दिया कि व्हाट इज ऑल अबाउट नक्सलिज्म। अब इसके फैक्ट्स क्या हो सकते हैं कि अब तक हमने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं इसको ठीक करने के लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है, किस तरह के बटालियंस बनाए गए हैं, बस्तरिया बटालियन, महिला बटालियन, कोबरा बटालियन, है ना, ग्रीन एक्शन, फॉरेस्ट ग्रीन एक्शन, ऐसे बहुत कुछ हमने स्कीम्स चलाई या मिशन चलाया। फिर इसके बाद कितने सरेंडर हुए, कितने को हमने मार दिया, ये सारे फैक्ट्स आपके आ गए। अब करंट अफेयर्स में क्या है कि हमारे गृह मंत्री साहब ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन रखी, वो हमने फिनिश कर लिया, अचीव कर लिया टारगेट। स्टिल प्रॉब्लम है लेकिन उस तरह से नहीं है जो पहले एग्जिस्ट करती थी प्रॉब्लम। फिर आप देखोगे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम चल रही है, उसका आप हवाला दे दीजिए कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और इन तीनों का फिर फाइनली कंक्लूड करके एनालिसिस करना है। बट ऐसा आप 30 वर्ड्स 60 वर्ड्स में नहीं कर पाते हैं, 100 या 125 वर्ड्स या फिर 175 वर्ड्स में आप इस तरह के आंसर्स को लिख पाते हैं। तो आपको हर टॉपिक में यह चेक करने की जरूरत है कि आपके पास करंट अफेयर्स का भी कोई अपडेटेड, बिकॉज देखो सभी लोगों ने एक जैसा आंसर लिखा, बिकॉज क्लासरूम में आप सब एक जैसा पढ़ते हैं और इसमें डिफरेंस कहां से आ सकता है। तो डिफरेंस लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास करंट अफेयर्स में एडिशनल चीज क्या है। यदि आप छत्तीसगढ़ के बारे में मान लो बातचीत हो रही है, मान लो विधानसभा या विधानसभा के स्पीकर के पावर के बारे में पूछा है, क्वेश्चन आता है राइट दी पावर्स ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबलीज स्पीकर, और यदि इसी को हम हिंदी में कहें कि छत्तीसगढ़ के जो स्पीकर हैं उनकी शक्तियां बताइए या संविधान में क्या प्रावधान है। मान लो शब्द छत्तीसगढ़ जोड़ दिया, ओके, विधानसभा स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़, मान लो ऐसा जोड़ दिया, तब आप क्या करेंगे, बिकॉज छत्तीसगढ़ शब्द तो आ गया। सो नाउ सी, जब सीजी आ गया तो दैट डजंट मीन कि सीजी के स्पीकर या सीजी के विधानसभा के स्पीकर का कोई सेपरेट पावर है, नो, पावर सेम है।
लेकिन छत्तीसगढ़ बोला है तो कुछ तो एडिशनल लिखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के बारे में। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें जोड़ सकते हैं कि हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हैं, पहले स्पीकर कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे, ये डेटा डाल दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुछ चीजें अलग से हैं, जैसे वेल में जाते ही आपको उस दिन के लिए सस्पेंड होना पड़ेगा, ये भी एक सेपरेट रूल है। ये कुछ एडिशनल चीजें डाल सकते हैं। रिसेंटली इट हैज बीन शिफ्टेड टू नया रायपुर एंड देयर इज अ न्यू बिल्डिंग, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री, है ना। इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं। ये अपडेटेड चीजें होंगी करंट अफेयर्स में डालने के लिए। ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। अक्सर आपके लिए चैलेंज एरिया है कि सर हम आंसर तो लिख रहे हैं लेकिन मार्क्स पूरे नहीं आ रहे, तो मार्क्स कैसे आएंगे, कहां से निकलेंगे, इसको चेक करने की जरूरत है। और यह देखना है कि आप कहां से नंबर एक्स्ट्रा चुरा सकते हैं। आपका बहुत बड़ा जो पेन है वो पेपर 7 को लेकर है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इन जनरल मैं आंसर राइटिंग पर बात कर रहा हूं। एवरी डे यू शुड राइट समथिंग, अदरवाइज आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में है ना। मैं इस वीडियो में वर्ड लिमिट पर भी बात करने वाला हूं। प्रैक्टिस नहीं करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है आप देखेंगे। एसे राइटिंग में अमूमन आपको जो लिखने के लिए आ रहा है 750 वर्ड्स इंटू 4 एसेज आपको लिखना है, दैट इज 3000 वर्ड्स। और उसी में जनरल स्टडीज के जो बाकी पेपर्स हैं उनमें जब आप बातचीत करते हैं तो अप्रॉक्स 2700 टू 2800 वर्ड्स आपको लिखना। और इन सबको यदि हम 180 मिनट से डिवाइड करें, बिकॉज 3 घंटे आपको मिल रहे हैं, तो 180 कंप्लीट नहीं मिलते हैं आपको, बिकॉज साइन करना, पानी पीना, वॉशरूम जाना, 10-15 मिनट निकाल दीजिए तो हार्डली आपके पास 160 मिनट मिलते हैं आपको। क्लियर है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो वर्ड पर मिनट आपको 15 टू 70 वर्ड्स पर मिनट लिखना है। क्या आपकी स्पीड इतनी आ गई है? क्या आपने कवरेज करना सीख लिया? और एवरीडे नहीं लिख रहे हैं तो फिर कब लिखेंगे? इट इज ऑलरेडी 18 अप्रैल और अब आपके पास हार्डली 28 डेज बाकी हैं एग्जाम के लिए। तो इतने दिनों में, इतने कम दिनों में आपको ट्राई करना है और बहुत जोर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जोर लगाइए दोस्तों, डेली प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में ये कर सकते हैं कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखिए। पाथ है इस एकेडमी के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं शॉप पर, एलोरा बुक डिपो या फिर आप देखें सुरेश बुक डिपो रायपुर, है ना, शाह बुक डिपो रायपुर, एलोरा बुक डिपो बिलासपुर, इनके पास अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं या फिर एकेडमी में कॉल करके इसकी डिमांड कर सकते हैं आप। तो PYQ आप ले सकते, सॉरी जो टेस्ट पेपर्स हुए हैं वो ले सकते हैं, उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको देखना पड़ेगा कि वो चेक करवाना है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर काफी सारे वीडियोस लेकर आ रहा हूं, वीडियोस की सीरीज लेकर आ रहा हूं आंसर राइटिंग पर। हमारे बाकी टीम मेंबर्स पर भी इस पर बात करेंगे आपसे। तो फिलहाल ये हमने बात किया वर्ड लिमिट पर, इसके पहले मैंने बात किया एग्जाम्पल्स को लेकर। अब बात करते हैं कि कई बार आपसे आंसर राइटिंग में गलती कहां होती है। जैसे मैं अभी आपके सामने न्यूज़पेपर, सॉरी आपके जो PYQs हैं उनको मैं खोलता हूं। पाथ है इस एकेडमी की ये वेबसाइट है जहां पर आपको स्टडी मटेरियल का बटन मिलेगा, यहां क्लिक करेंगे PYQ सिलेबस दोनों मिलेगा। आप CGPSC पर क्लिक करेंगे तो आपको प्री और मेंस दोनों के पेपर हैं। मेंस वाले में जाएंगे देन यू विल फाइंड द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ मेंस के सारे कलेक्शन है, आप देख पाते हैं, है ना, नए पुराने, और ये फ्री में अपलोडेड है। एक और हम एनालिसिस लेकर आए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, PYQ का एनालिसिस, किस साल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, वो चार्ट फॉर्मेट में है। तो वो काफी यूजफुल है, जो भी मेंस देने वाले बच्चे हैं वो उसको ले सकते हैं और उसकी फोटोग्राफ, उसके बारे में यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं और शॉप्स में अवेलेबल हैं, या फिर आप हमें एकेडमी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, मैं इसमें से एक काम करता हूं आपके लिए, लास्ट के पेजेस पर हम लोग चलते हैं जहां हमको पेपर 7 रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा खुलने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जितना देखेंगे, और एक तो आपको ये चाहिए कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके लिए पाथ है इस एकेडमी की टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और सबसे रामबाण चीज है आपके लिए पाथ है इस एकेडमी के मॉडल आंसर्स, और जो अपने आप में काफी होते हैं। यदि आप उनको ढंग से देख लें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि सर हम सिर्फ मॉडल आंसर्स पढ़ के गए और हमारा सिलेक्शन हो गया। इस तरह के वीडियोस हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जो टॉपर्स ने कहा है। तो टॉपर्स की पसंद पाथाइस एकेडमी का टेस्ट सीरीज, आप ऐसा कह सकते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि कोई भी क्वेश्चन आपको सपोज लिखने आया, मान लो हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में लिखने आ गया। ब्रिक्स कहां आएगा? पेपर 7 में पार्ट 2 में आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ब्रिक्स क्या है? BRICS है ना, ब्रिक्स। सो बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से मिलकर ये ग्रुप बनता है। और अब आपको मान लो क्वेश्चन आया ब्रिक्स 60 वर्ड्स में आया, तो पूछा मान लो व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ ब्रिक्स इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो अब आप क्या करते हो, ब्रिक्स ही पूछा है उसका, तो आपको पहले तो फुल फॉर्म लिखना है। ब्रिक्स के बारे में एक दो लाइन बताइए, ब्रिक्स है क्या? इट्स अ रीजनल ग्रुप, इट कंसिस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, मतलब इतने सारे देश हैं, ये क्षेत्रीय संगठन है और इसमें ये सदस्य हैं। इसका काम क्या है, इसका रोल, इसकी भूमिका, इन सब के बारे में लिखना पड़ेगा ना। मान लो 60 वर्ड्स में आया तो करंट में उसका रोल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा रोल क्या है। अब मान लो ऐसे ही यूएनएससी पूछ लिया कि क्या यूएनएससी अपना रोल पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा नो इट इज नॉट प्लेइंग पॉजिटिव रोल। क्लियर है? तो उसके बारे में एक दो लाइन तो लिखो, बैकग्राउंड नहीं देना है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं घूमना है, लेकिन आपको ये मिनिमम चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। जैसे यहां पर पूछा है यूनेस्को के कार्यों का वर्णन कीजिए 2021। क्लियर है? 21 का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म तो लिखोगे आप, ये बताने के लिए यूनेस्को है क्या, है ना, क्योंकि फैक्ट्स चाहिए सीजीपीएससी में। यूपीएससी और सीजीपीएससी के आंसर राइटिंग में डिफरेंस है। यूपीएससी में बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वहां पर भी वो फैक्ट्स तो चाहिए जिससे आपके आंसर की रेलेवेंसी बढ़ जाए। तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यूनेस्को के बारे में लिखते वक्त आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। पहले तो फुल फॉर्म लिख दिया, फिर दूसरा आप बता सकते हैं यूनेस्को करता क्या है, वही वो आपको बताना है फंक्शंस में। और फंक्शंस लिखने के बाद भी स्पेस बचता है, फिर लिख दीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को इंडिया में किस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस देता है, यूनेस्को की साइट्स होती हैं, यूनेस्को कल्चरल साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, इनटेंजिबल साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, ब्ला ब्ला। और एक आध दो एग्जाम्पल चिपका दीजिए कि यूनेस्को की रिसेंट साइट्स कौन कौन सी है, इस तरह से कर सकते हैं। और यूनेस्को के लास्ट में लिखते वक्त ये भी लिख दीजिए छत्तीसगढ़ में कोई भी साइट अभी तक यूनेस्को में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, बट यस वी डू हैव व्हाट, हमारे पास क्या है, कोई चीज है यूनेस्को में, आप याद कीजिए, है ना। आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स में कि यूनेस्को में हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि यूनेस्को में लिखने लायक हमारे पास क्या है। तो छत्तीसगढ़ की रेलेवेंसी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे इन्होंने भारत में कबड्डी का इतिहास क्या है पूछा है, तो अब ये 4 मार्क्स में है, मतलब 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब कबड्डी के बारे में आपको मान लो इतिहास नहीं पता है, तब क्या करोगे, कबड्डी के बारे में लिख कर आओगे, तो कबड्डी के बारे में लिख दो, कबड्डी का वर्ल्ड कप लिख दो, है ना। मान लो हिस्ट्री नहीं भी पता है, तो आपको यह देखना होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो विजुअलाइज करके कुछ चीजों को लिख दो आप। क्लियर हो रहा है? फिर हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और भी सवाल। जैसे यहां पर फिर आप देख पाते हैं विश्व और भारत में हॉकी के ऐतिहासिक विकास को लिखे, कबड्डी का इतिहास। हाँ, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, भारत बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, समाधान सुझाइए। 24 का प्रश्न है, मान लो फिर से इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तब आप क्या करेंगे, 8 मार्क्स है, दैट मींस 100 वर्ड्स का आपको लिखना है। अब 100 वर्ड्स के क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले भारत बांग्लादेश में बताओगे कि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के हालात क्या हैं बताओगे, पॉलिटिकल सिचुएशन वहां की सही नहीं रही है वो बताओगे आप। क्लियर है? फिर आपको क्या बताना पड़ेगा कि बांग्लादेश में इकोनॉमी का चैलेंज कैसे है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच कौन कौन से संबंध पॉजिटिव हैं, कौन कौन से संबंध नेगेटिव हैं, उसका चार्ट बनाकर दे सकते हो। क्लियर है? और चुनौतियां क्या है, फिर उनके बारे में आप बातचीत कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे चुनौती नंबर 1, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर एरिया जो है हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में वो पोरस है, मतलब छिद्रदार बॉर्डर है, जो कि हमारे लिए चुनौती का कारण है। क्लियर है? प्लस बांग्लादेश से जो कट्टरपंथ मुस्लिम वाला जो मैटर है वो एक बड़ा इशू है। प्लस हमारे देश के हिंदू भाइयों को वहां पर मारा गया, टॉर्चर किया गया, आपने देखा जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उन दिनों की बात हो रही है। तो ये सब चुनौतियों के बारे में आप बांग्लादेश के बारे में बताएंगे, और बांग्लादेश के बारे में हम चाहते हैं कि बांग्लादेश एक समृद्ध राष्ट्र हो, शांतिपूर्वक देश हो, जहां पर लोकतंत्र की बहाली हो सके, ये बांग्लादेश हमें चाहिए।
इस तरह से आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं और समाधान सुझाइए। तो समाधान में क्या क्या है? एक तो रिवर डिस्प्यूट है, दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश और म्यांमार साइड में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर एक समाधान लाया गया है। मैं इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास लेता हूं यूपीएससी में, तो उस कंटेक्स्ट में ये पॉइंट आपको ऐड कर रहा हूं। हालांकि ये सीजीपीएससी का एग्जाम है, लेकिन काम की चीजें तो हैं ये। पोरस बॉर्डर का अर्थ होता है कि बॉर्डर में हम उसको सील नहीं कर पाते हैं। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ हमने फेंसिंग कर रखी है, तारों, कटीले तारों को की बाड़ बिछा रखी है, और 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर तक हमने बिछा रखा है, फ्लड लाइट लगा रखे हैं, बीएसएफ को हमने वहां पर लगा रखा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उनको पाकिस्तान की तरफ कैमल दे रखा है रेगिस्तान में, बांग्लादेश की तरफ हमने महिला बटालियन को भी लगा रखा है। उसके बावजूद भी अब ऐसे कुछ हिस्से हैं जहां पर पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, नदियां, वहां से घुस के आ जाते हैं लोग, वहां पर सिक्योरिटी देना मुश्किल है। तो अब हमने डिसाइड किया है कि उन नदियों में, उन पानी वाले क्षेत्रों में जहरीले सांप छोड़े जाएंगे और मगरमच्छ छोड़े जाएंगे, ताकि कोई आया और वो वहां से उनके भोजन का हिस्सा बन जाए। राइट? तो ये हमारी सिक्योरिटी का पहलू है। तो ऐसी चीज आपको कहां से मिलेगी? करंट अफेयर्स से आपको मिलेगी, और ये करंट अफेयर्स में आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह से डाला जा सकता है या नहीं। आपको याद है तभी आप डाल पाओगे। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद नहीं करना है, अदरवाइज जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो आपसे करंट अफेयर्स में आगे हो जाएगा और आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा जो सामने वाले के पास होगा। क्लियर है? इसके बाद मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, एजुकेशन वाले में आते हैं। यहां से कुछ देख सकते हैं हम लोग। लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जो 24-25 में आए हैं क्वेश्चन। सॉरी, 25 का अभी आना बाकी है, तो 24 तक का ही पेपर है हमारे पास। वन नेशन वन इंटर्नशिप, हाँ, जैसे ये व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, 2 नंबर पे। तो आपको एज इट इज लिखना है, इसमें इतिहास भूगोल लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर? डायरेक्ट उस पर आइए आंसर पर कि इसका मतलब क्या है, क्यों पूछा गया है ना। रिसेंट में न्यूज में था, तो एग्जैक्ट स्कीम के बारे में आपको लिखना है। फिर विकसित देशों में बेरोजगारी के 4 प्रकार बताइए। ध्यान रखना, थोड़ा सा विकसित देश शब्द जोड़ दिया है, तो वहां पर अलग होगा, विकासशील देशों में अलग होता है। तो इसलिए इस टर्म को ध्यान नहीं रखकर आप सिर्फ इतना मत पढ़ लेना कि बेरोजगारी के 4 प्रकार बताइए, तो आपने तो रट रखा है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, इकोनॉमी में भी पढ़ते हो और पेपर 7 में भी पढ़ते हो बेरोजगारी के प्रकार। और आप देखेंगे पीछे, यदि पीवाईक्यूज देखेंगे तो वैसे सबके नाम दिए हुए हैं बेरोजगारी के प्रकार के, आप उसको भी उठा के लिख सकते हैं, लेकिन विकसित देशों में पूछा है। तो कई बार एग्जाम हॉल में ये शब्द हमें नहीं दिखते हैं, मेन शब्द दिखाई देता है और विकसित वाला भूल जाते हैं और आंसर कुछ और लिख कर आते हैं। तो ये समस्या आपके साथ हो सकती है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर यस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये प्रोग्राम है तो बहुत पुराना। क्लियर है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब ये आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से निकला हुआ प्रोग्राम है, आर्टिकल 41, जहां पर आपको नेशनल सोशल असिस्टेंस या सामाजिक सहायता की बात की गई है, और जिसमें खासकर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता 4 स्थितियों में आपको सहायता पाने का अधिकार बोला गया है, नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया है, और उसी पर बेस्ड ये स्कीम है। तो दोनों को जब तक, यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल याद नहीं आया, और मेरी पॉलिटी के क्लास में आपने पढ़ा है इसको, और मैंने वेबसाइट भी खोल के दिखाया, और अब आपने यह आर्टिकल नहीं लिखा तो आपका आंसर अधूरा होगा, और जो आर्टिकल लिखेगा उसको ज्यादा नंबर आएंगे। तो आपने पढ़ाई कैसे की है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कैसे आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये देखने वाली बात है, इसको मैनेज करने की जरूरत है। अब इसके बाद कौशल विकास में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्किल डेवलपमेंट? तो आप देखोगे, एक तो ये पता होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है और स्किल डेवलपमेंट क्या होता है। वोकेशनल मतलब हिंदी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम कहा जाता है, जैसे शॉर्ट हैंड या खाना बनाना, है ना, शेफ की ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट, जिसको ये सब क्या है, वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं, जिसको पढ़ते ही आपकी जॉब लगती है। तो ये भी स्किल वाला ही तो काम हुआ। वोकेशनल मतलब स्किल से जुड़ा हुआ काम है, जहां से आप कोई व्यवसाय कर सकें, उस तरह का काम है। तो स्किल के बिना आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं देगा, और यदि आपको बिजनेस भी चलाना है तो उसमें भी स्किल की जरूरत पड़ती है। यदि बिजनेस के स्किल्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं है, तो आप नहीं चला पाओगे। तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और इनको मिलाकर आपको आंसर तैयार करना होता है। और
आप आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी अपनाइए, हर क्वेश्चंस को देखकर आप प्लान कीजिए। जैसे बालिका शिक्षा का महत्व बतलाइए, 4 नंबर पे पूछा गया है, 2020 का प्रश्न है। अब बालिका शिक्षा, सिंपल बालिका शिक्षा बोला है और 60 शब्दों में आपको लिखना है, तो आप बताओगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है और इसमें कुछ अच्छे एग्जांपल्स देने हैं। क्लियर है? मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं, बालिकाएं क्या कर सकती हैं, अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। एक पढ़ी लिखी महिला सरपंच बन के गांव का विकास कर सकती है, स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर सकती है, जॉब कर सकती है, अपने परिवार के वैक्सीनेशन का ध्यान रख सकती है। बालिका बोला है, ध्यान रखिएगा, वो अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षा की भावना उसके अंदर पैदा होगी। डेफिनेटली अपने अच्छे बुरे को पहचान पाएगी, बैड टच गुड टच इनके बारे में अंतर कर पाएगी और कम से कम अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकती है, अपने स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकती है। यह सब हमको बताना है बालिका शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है। और बालिका शिक्षा तभी होगी जब उसको घर के नजदीक सुरक्षित अध्ययन का माहौल मिले। और इसके अलावा वॉशरूम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी इस पर हैं कि हर स्कूल में टॉयलेट्स होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में हाल ही में खबर आई थी कि बहुत सारे स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है। ये तो मैंने खुद भी जाकर देखा है, कई जगह पर टॉयलेट्स नहीं है। आई डोंट नो वो बच्चे कैसे मैनेज करते हैं, इनफैक्ट वहां के प्रिंसिपल और टीचर्स कैसे मैनेज करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बड़ा मुद्दा है कि बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है और बराबर रूप से जनसंख्या के सभी हिस्सों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक एनालिसिस का पार्ट था। बाकी पेपर वाइज भी हम लोग एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। बचे हुए 30 दिन 28 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे साथ बने रहिएगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं पाथाइस एकेडमी का। मॉडल आंसर के लिए आप डिमांड कर सकते हैं और इस तरह के एनालिसिस के लिए जिसमें आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव हो, इस बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।